प्यारे विद्यार्थियों, आज 16वें चैप्टर का ये अंतिम वीडियो होगा और इस वीडियो में अपन 16वें चैप्टर को खत्म कर देंगे, समाप्त हो जाएगा आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं अपना 16वां चैप्टर। इसमें अपना आज का पॉइंट होगा जैव विकास। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपन को 2-3 बिंदु और पढ़ने हैं। एक तो जैव विकास और एक पढ़ेंगे जैव विकास की क्रिया विधि। तो आइए शुरू करते हैं जैव विकास क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन को पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रथम जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनका अध्ययन अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब जैव विकास से क्या तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों? जीवों का क्रमिक विकास, जीवों का क्रमिक विकास ही बताओ क्या कहलाता है? डैश जैव विकास कहलाता है। तो जैव विकास की सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। अब ये क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? अर्थात सबसे पहले कौन से जीवों का निर्माण हुआ? तो आप बताओगे सरल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। फिर सरल संरचना वाले जीवों से बताओ कौन से जीवों का निर्माण हुआ? तो आप बताओगे जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। अर्थात सरल संरचना वाले जीवों में बताओ कौन से जीव आएंगे? एक कोशीय जीव आएंगे। और जटिल संरचना वाले जीवों में बताओ कौन से जीव आओगे? तो आप कहेंगे कि बहुकोशीय जीव आते हैं। अर्थात पहले सरल संरचना वाले जीव बने, फिर धीरे धीरे इनसे जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। तो अपन ने जैव विकास की परिभाषा देखी। अब प्यारे विद्यार्थियों, जैव विकास को तर्क सहित समझाने का श्रेय, जैव विकास को तर्क सहित समझाने का जो श्रेय जो दिया जाता है वो प्यारे विद्यार्थियों चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। अर्थात जैव विकास की जो तर्क सहित जो विवेचना की वो प्यारे विद्यार्थियों किस वैज्ञानिक ने की? तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन ने। तो जैव विकास को तर्क सहित समझाने का श्रेय चार्ल्स डार्विन ने को जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 के अंदर जैव विकास के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब यहां से आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने जीवों के विकास के संदर्भ में इस पुस्तक का प्रकाशन किया। और इस पुस्तक को 1859 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जो किसके द्वारा लिखित है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखित है। और इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछे तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब प्यारे विद्यार्थियों, चार्ल्स डार्विन ने भ्रूण विज्ञान, ध्यान से लिखते जाओ, चार्ल्स डार्विन ने भ्रूण विज्ञान आकारिकी, भ्रूण विज्ञान आकारिकी वर्गीकरण एवं कायिकी आदि शाखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके जैव विकास के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, चार्ल्स डार्विन ने भ्रूण विकास, आकारिकी, वर्गीकरण और कायिकी आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप तुमसे पूछा जाए कि जैव विकास क्या है, तो आप इन सभी समस्त बातों का इसमें उल्लेख करेंगे। तो आप बोलोगे कि जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास को तर्क सहित समझाने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जैव विकास पर लिखी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। इन्होंने भ्रूण विज्ञान, आकारिकी, वर्गीकरण और कायिकी आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके जैव विकास के संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत किए। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन को जैव विकास को समझने में कैसे सहायता मिले? तो कुछ एग्जाम्पल अपन लेंगे जिनके जो बातें जैव विकास के प्रमाण को सिद्ध करेंगी। तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों,
सबसे पहले सरल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे फिर सरल संरचना वाले जीवों से बने जटिल संरचना वाले जीव। अब मैं तुमसे पूछूं कि सरल संरचना वाले जीवों में कौन से जीव आओगे, तो आप बताओगे इनमें एक कोशीय जीव आते हैं, और जटिल संरचना वाले जीवों में आप बताओगे बहुकोशीय जीव आपके आते हैं। अर्थात एक कोशीय जीवों के धीरे धीरे क्रमिक विकास से बहुकोशीय जीवों का निर्माण हुआ। और बहुकोशीय जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आप बताओगे यूकेरियोटिक कोशिका। अर्थात ऐसी जिन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो आपकी यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो सभी बहुकोशीय जीवों में आपके यूकेरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैव विकास में अपन देखेंगे कि जैव विकास के संदर्भ में कौन सी बातें प्रमाण सिद्ध कर रही है। तो प्रारंभ में सरल संरचना वाले एक कोशीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर इसे जटिल संरचना वाले बहुकोशीय जीवों का निर्माण हुआ, और सभी बहुकोशीय जीवों में कौन सी कोशिका उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, एंजाइम इसका नाम है ट्रिप्सिन। अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में अपघटित करने का काम करते हैं। तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एक ही एंजाइम नहीं है ट्रिप्सिन, और ऐसे एंजाइम है। ट्रिप्सिन के अलावा आप पेप्सिन बता सकते हो, काइमोट्रिप्सिन बता सकते हो, रेनिन आप बता सकते हो, ये सभी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जो ट्रिप्सिन है, ये एक कोशीय जीव से लगाकर सभी बहुकोशीय जीवों में उपस्थित होता है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाला जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम हो जाएगा डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए एक आनुवंशिक इकाई होती है, ये अपन ने पहले के वीडियो में पढ़ लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाला कौन, डीएनए सभी प्रकार के जीवों में उपस्थित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी बातें जैव विकास के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो अपन बता सकते हैं कि जैव विकास के संदर्भ में कौन सी बातें प्रमाण प्रस्तुत करती है, तो अपन इसको बताएंगे कि प्रारंभ में सरल संरचना वाले कोशीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर इनके धीरे धीरे क्रमिक विकास के कारण जटिल संरचना वाले बहुकोशीय जीवों का निर्माण हुआ। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एक कोशीय जीवों से लगाकर बहुकोशीय जीवों तक क्रियाशील होता है। इसी प्रकार जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाला डीएनए ये सभी जीवों में क्रियाशील रहता है। ये सभी बातें प्यारे विद्यार्थियों जैव विकास के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अब अपन पढ़ेंगे, अब तक अपन ने पढ़ा जैव विकास क्या है, अब अपन देखेंगे जैव विकास की क्रियाविधि। नेक्स्ट अपनी हेडिंग होगी प्यारे विद्यार्थियों जैव विकास की क्रियाविधि। अब अलग-अलग वैज्ञानिकों ने जैव विकास की क्रियाविधि को अलग-अलग सिद्धांतों के द्वारा समझाया। तो अपन अलग-अलग सिद्धांतों के द्वारा ही समझेंगे। तो अपन इस बोर्ड के कुछ भाग बना लेते हैं। सबसे पढ़ेंगे लेमार्क, सबसे पहले पढ़ेंगे लेमार्क के बारे में। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन। थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे हुग्यो डिब्रिज। अब प्यारे विद्यार्थियों जैव विकास की क्रियाविधि को अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग सिद्धांतों के द्वारा प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लेमार्क का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों लेमार्क ने जैव विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उस सिद्धांत का नाम था उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा लेमार्क। नंबर 2 चार्ल्स डार्विन के द्वारा
सिद्धांत दिया गया था उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों प्रकृति वर्ण। अर्थात तुमसे पूछे कि प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन ने। अगर मैं कहूंगी उत्परिवर्तन, जीवों में उत्परिवर्तन के गुण की खोज किसने की, तो आप बताओगे हुग्यो डिब्रिज ने। और प्यारे विद्यार्थियों पिछले साल 2019 के अंदर आपके जो माध्यमिक शिक्षा का जो आपका बोर्ड का जो पेपर जो आपका लगा था उसके अंदर यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बड़ा है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वो प्रश्न पूछा गया है। तो लैमार्क ने उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया, चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया और हुग्यो डिब्रिज ने जीवों के अंदर उत्परिवर्तन के गुण की क्या की खोज। आप इसको उत्परिवर्तन बोल सकते हो और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो म्यूटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको उत्परिवर्तन या फिर इंग्लिश में क्या बोलोगे म्यूटेशन। अब बात करते हैं लैमार्क की। तो प्यारे विद्यार्थियों लैमार्क ने यह कहा कि जीवों में कुछ अंग, यदि जीव कुछ अंगों को ज्यादा काम में लेते हैं, जो जीव अंगों को ज्यादा काम में लेते हैं वे अंग उनमें अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और जो जीव अंगों को कम काम में लेते हैं वो उनमें कम क्रियाशील हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सपोज करो मेरा ये हाथ है और मैं इस हाथ को अधिक काम में लेता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी भी इस हाथ को अधिक काम में लेती है, तो ये हाथ धीरे धीरे वृद्धि करेगा, इस हाथ की लंबाई में वृद्धि होगी और धीरे धीरे ये जो गुण है ये इसकी क्या हो जाएगी वंशागति। वंशागति मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों लैमार्क ने कहा कि जो जीव अंग को किसी अंग को अधिक काम में लेते हैं वो उनमें अधिक क्रियाशील हो जाता है और जो जीव जिन अंगों की उपेक्षा करते हैं या उनको काम में नहीं लेते हैं वो अंग उनमें धीरे धीरे क्या हो जाते हैं नष्ट या विलुप्त हो जाते हैं और फिर इन अंगों की एक पीढ़ी से या इन गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति हो जाती है। अब इन्होंने आपके एक उदाहरण दिया छिपकली का और एक उदाहरण इन्होंने दिया सर्प का, इसी प्रकार बतख और इन्होंने जिराफ के भी एग्जाम्पल दिए। जैसे इन्होंने कहा कि पहले सर्प के टांगे हुआ करती थी लेकिन सर्प को टांगों से ज्यादा रहकर चलने में अधिक मजा आता था तो वो अपने टांगों का उपयोग कम करता था, तो धीरे धीरे उसकी टांगे क्या हो गई विलुप्त हो गई। उसके बाद ये गुण उसकी अगली पीढ़ियों में वंशागत हो गया और उसके बाद सर्प के टांगे नहीं होती। इसी प्रकार जिराफ है, जिराफ पहले अफ्रीका के जंगल में पाया जाता था, वहां पर अकाल पड़ने से घास की कमी हो गई। अब इसको ऊंची झाड़ियों पर से घास प्राप्त करने के लिए अपनी दोनों टांगे का और गर्दन का इस्तेमाल अधिक करना पड़ता था जो बार बार इसकी कई पीढ़ियों के द्वारा अगली दो टांगे और गर्दन का उपयोग अधिक करने से ये अंग अधिक क्रियाशील हो गए और ये गुण उसकी अगली पीढ़ियों में वंशागत हो गया। तब से हम जिराफ की अगली टांगे और गर्दन हमेशा लंबी देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया तो आप बताओगे उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि जो जीव जिस अंग को अधिक काम में लेते हैं वो उनमें अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और जो जीव जिन अंगों की उपेक्षा करते हैं वो धीरे धीरे नष्ट या उनमें विलुप्त हो जाते हैं और ये गुण फिर अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों लैमार्क के इस सिद्धांत का खंडन किया वीजमैन ने, यह आपको ध्यान रखना है। लैमार्क के इस सिद्धांत का खंडन किस वैज्ञानिक ने किया तो वीजमैन ने किया। अब भाई वीजमैन ने क्या किया, कई चूहों की पीढ़ियों को उनकी पूंछ को काट के देखा। माना ये प्रथम पीढ़ी का चूहा है, उसकी पूंछ को काट दी, उसके बाद उसकी जो संतान हुई उसकी पूंछ को काट दी, उसके बाद उस बिना पूंछ वाले की फिर संतान हुई उसकी पूंछ। ऐसे कुल 20 से 22 पीढ़ियों तक वीजमैन लगातार उसी चूहे की पूंछ को लगातार काटते रहे लेकिन अंत में चूहा पूंछ युक्त ही हुआ। तो वीजमैन ने कहा भाई उसकी पूंछ तो काम ही नहीं आ रही, मैंने तो उसको शुरू से ही काट रहा हूं उसकी पूंछ को, लेकिन फिर भी ये गुण वंशागत हो रहा है। भाई इसके अनुसार तो वंशागत थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पिताजी पहलवान है तो मैं भी पहलवान हूं, अर्थात पहलवान का बेटा जरूरी है कि पहलवान ही बनता है, तो ये गुण वंशागत नहीं होते। तो वीजमैन ने कहा कि उपार्जित गुण वंशागत नहीं होते हैं और वीजमैन ने चूहे की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काट कर देखा
देखा तो अगली पीढ़ी का चूहा भी कुछ युक्ति पैदा हुआ, जिससे विजमैन ने लेमार्क के इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। चलो भाई, ये तो बात हो गई लेमार्क की। अब अपन बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। तो भाई अपन को पता है कि चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया। अब तुम मेरे से प्रश्न करोगे कि भाई ये प्रकृति वर्ण का सिद्धांत क्या है, इसमें बताया क्या गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति वर्ण के सिद्धांत में डार्विन ने ये बताया कि पृथ्वी पर अलग अलग जाति के जीव बड़ी संख्या में पैदा होते हैं। यहाँ पे कुत्ते की भी प्रजाति देखने को मिलेगी, गाय की भी देखने को मिलेगी, आपको बकरी की भी देखने को मिलेगी, अन्य जीव जंतुओं की भी आपको अनेक प्रजातियां देखने को मिलेगी। अर्थात पृथ्वी पर जीवों की अनेक प्रजातियां उत्पन्न होती है। अब इतनी प्रजातियों के मध्य क्या होता है? भोजन के लिए, आवास के लिए, अन्य साधनों के लिए आपस में संघर्ष होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रकृति में अधिक शक्तिशाली रहता है वो ही इस पृथ्वी पर जीवित रहता है और उसी की संतानें हमेशा आगे बढ़ती है और एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। अर्थात प्रकृति उसी जाति का वर्ण करेगी या उसी जाति का चयन करेगी जो अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा, उसी की प्रजाति आगे बढ़ेगी। इसे ही कहते हैं प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। तो ध्यान से दोबारा से सुनो, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत क्या है? कि पृथ्वी पर अनेक जीवों की अनेक जातियां उत्पन्न होती है, उनके मध्य भोजन, आवास व अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है, लेकिन जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो पृथ्वी पर जीवित रहता है और उसकी संतानें आगे बढ़ती है और एक नई जाति का उद्भव हो जाता है। इसे प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे हुग्यो-डिब्रिज के सिद्धांत की। तो 1909 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, हुग्यो-डिब्रिज ने देखा कि एक प्रिमरोज का बगीचा था। प्रिमरोज का मतलब, प्रिमरोज नाम का एक पौधा है, इस प्रिमरोज के पौधों का एक बगीचा था। तो उन्होंने देखा इतने सारे प्रिमरोज के पौधों के बीच में एक नई प्रजाति का प्रिमरोज का पौधा उगाया है भाई। तो उन्होंने क्या देखा? जो प्रिमरोज के पौधों का बगीचा था, उस बगीचे के अंदर एक नई प्रजाति का प्रिमरोज का पौधा क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने उसको आधार बनाकर क्या कहा कि जीवों में अचानक से ही नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। जीवों में अचानक से ही नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और ऐसे परिवर्तनों को प्यारे विद्यार्थियों ने क्या नाम दिया? उत्परिवर्तन, या इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। उत्परिवर्तन या क्या नाम दिया? म्यूटेशन नाम दिया। तो पिछले साल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि उत्परिवर्तन क्या है और उत्परिवर्तन के गुणों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवों में उत्परिवर्तन के गुण की खोज किसने की? हुग्यो-डिब्रिज ने की। और इन्होंने बताया कि जीवों में अचानक से नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिनसे एक नई जाति बनती है। जीवों के इस गुण को ही बताओ क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अब प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलकर हुग्यो-डिब्रिज का जो सिद्धांत हो गया उत्परिवर्तनवाद प्लस डार्विन का जो सिद्धांत था डार्विनवाद, इसको डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद को मिलाकर बना दिया गया नव डार्विनवाद। इसको नाम दे दिया गया नव डार्विनवाद। अब आपसे ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि नव डार्विनवाद का सिद्धांत किन सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया? तो उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद के सिद्धांत को मिलाकर नव डार्विनवाद का सिद्धांत बनाया गया और जीवों की उत्पत्ति के विषय में इस सिद्धांत को सत्य की तरह स्वीकार कर लिया गया। किसको? नव डार्विनवाद के सिद्धांत को, जिसमें हुग्यो-डिब्रिज का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत था और डार्विन का डार्विनवाद का सिद्धांत इसमें समाहित था। लेकिन आगे चलकर प्यारे विद्यार्थियों, 1995 के अंदर एक जीव विज्ञानी था जिसका नाम था लिन मार्गुलिस।
प्रकृति में जो विकास का मार्ग है वो संघर्ष का नहीं हो सकता, क्योंकि डार्विन ने क्या कहा था कि प्रकृति में बड़ी संख्या में जीव पैदा होते हैं और उनके बीच में भोजन आवास के लिए संघर्ष होता है। भाई कहा था नहीं कहा था, लेकिन लिल मार्गुलिस ने क्या कहा कि प्रकृति में जीवों के विकास का मार्ग संघर्ष का नहीं हो सकता, बल्कि आपस में स्नेह का, आपस में भाईचारे, जो अपन कह सकते हैं आपस में प्रेम का है। तो जीवों के बीच में विकास का मार्ग प्रेम का होता है, न कि किसका होता है, प्रतिस्पर्धा का या स्पर्धा का होता है। ये बात कही लिल मार्गुलिस ने। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जैव विकास की क्रियाविधि को पढ़ा, जिसमें अपन ने लेमार्क का सिद्धांत देखा, डार्विन का देखा और हुग्यो डिब्रिज का देखा। तो लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उपार्जित गुणों की वंशागति का। डार्विन ने दिया था प्रकृति वर्ण का। और हुग्यो डिब्रिज ने जीवों में किस गुण की खोज की थी, तो आप बताओगे किस गुण की खोज की थी, उत्परिवर्तन नामक गुण की उन्होंने खोज की। अब अपन प्यारे विद्यार्थियों दो छोटे छोटे पॉइंटों का अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें एक पॉइंट आपका होगा क्या, जाति उद्भव, और एक अपन पढ़ेंगे जाति वृत्त। तो ये दो पॉइंट आपको देखने हैं, जाति उद्भव और दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे जाति वृत्त, जाति वृत्त। अब सबसे पहले बात करते हैं जाति उद्भव की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि इस पूरे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल है, अर्थात जीवन जीने के लिए क्या है, अनुकूल है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन जीने के लिए अनुकूल है। लेकिन पृथ्वी की वातावरणीय विशेषताएं या भौगोलिक विशेषताएं सभी जगह अलग अलग होती है, जिससे पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का भौगोलिक वातावरणीय विशेषता अलग अलग होने के कारण पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन जीवों की कुछ जातियां तो नष्ट होती रहती है और कुछ जातियां अचानक से उत्पन्न होती रहती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ डोडो पक्षी, डायनासोर, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो संसार से विलुप्त हो गई है, नष्ट हो चुकी है। तो जीवों की कई प्रजातियां जो प्राचीन समय से रही हैं वो नष्ट होती रही है, और अचानक से कुछ प्रजातियां नई उत्पन्न होती है, जिसे हम जाति उद्भव कहते हैं। अब इसमें आपको एक डेफिनेशन और आपको ध्यान रखनी है कि जाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीवों के समूह को ही जाति कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि जाति किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को सक्षम बनाए रखने में सक्षम जो जीवों की जो संख्या है उसे जाति कहते हैं। अब बात करेंगे जाति वृत्त की। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जो नई जाति उत्पन्न होती है, ये क्यों उत्पन्न होती है, जो पूर्व की जातियां होती हैं, इन पूर्व की जातियों में बदलाव के कारण पृथ्वी पर नई जातियां उत्पन्न होती है। अर्थात पूर्व की जातियों में किसी कारण से बदलाव होता है तो नई जाति उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जाति का विकसित होने का, प्रत्येक जाति का विकसित होने का अपना इतिहास होता है, अपना इतिहास होता है, जिसे जाति व्रत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जाति व्रत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाति व्रत किसे कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, प्रत्येक जाति का विकसित होने का अपना अपना इतिहास है। कोई मनुष्य जाति के विकसित होने का अपना उसका इतिहास है, इसी प्रकार आपके पक्षियों की जाति के विकसित होने का उसका अलग इतिहास है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना अपना इतिहास है, जिसे जाति व्रत के नाम से जाना जाता है। अब पूछे कि जाति व्रत क्या है, तो पूरा समझा दो कि पृथ्वी पर नई जातियों की उत्पत्ति,
पूर्व की जातियों में किसी बदलाव के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात प्रत्येक जाति का विकसित होने का अपना इतिहास होता है जिसे जाति वृत्त कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 16वें चैप्टर का कंप्लीट आपने अध्ययन कर लिया है। अब 16वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप खुद निकालोगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, तो आप खुद भी इसके क्वेश्चन आंसरों को टिक कीजिए। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, जो उसमें अपन पढ़ेंगे 19वां चैप्टर, लास्ट आपका पर्यावरण का 19वां चैप्टर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ये पर्यावरण के चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और मुझे आशा है कि आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।